वेलकम बैक एवरीवन। मैं सुफियान कुरैशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल द सिंपल साइंस में। हम सब लोगों को पता है कि SCERT इन्होंने क्वेश्चन बैंक रिलीज़ किया है 10th और 12th के लिए, लेकिन इन्होंने साइंस पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए सिर्फ मराठी के अंदर क्वेश्चन बैंक रिलीज़ किया है। तो साइंस पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 A गिव साइंटिफिक रीज़न को हमने मराठी से इंग्लिश में कन्वर्ट किया है और साथ ही साथ इसके जो आंसर्स है, सोल्यूशंस है, इनको भी कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो के अंदर। चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो का दिया हुआ है, आप वो वीडियो भी देख लीजिए। टोटल ये जो साइंस पार्ट 1 है इसके अंदर आपको 74 गिव रीजंस दिए गए हैं, जिसमें से जो पहले 7 गिव रीजन है चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन से आते हैं, तो हम ये गिव रीजन को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज हायर एट द पोल देन द इक्वेटर वाई। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g की वैल्यू पोल पर ज़्यादा है और इक्वेटर पर कम है, इसका आंसर हमें लिखना है। तो इसका आंसर डील करता एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है वो है स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M डिवाइड बाय आर स्क्वायर, जिसमें से कैपिटल G का मतलब है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, कैपिटल M का मतलब है मास ऑफ द अर्थ और R का मतलब है रेडियस ऑफ द अर्थ। हमारा जो अर्थ है, अर्थ का जो शेप है वो सर्कुलर नहीं है, वो इलिप्टिकल है। मतलब अगर हम अर्थ का सेंटर से पोल का डिस्टेंस देखेंगे तो कम रहेगा और अर्थ के सेंटर से इक्वेटर का डिस्टेंस देखेंगे तो ज़्यादा रहेगा। फॉर्मूले में से हमें ये पता चल रहा कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और जो डिस्टेंस मतलब जो रेडियस है, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रेडियस कम रहेगा तो वैल्यू ज़्यादा रहेंगी, अगर रेडियस ज़्यादा रहेगा तो वैल्यू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कम रहेंगी। तो पोल पर डिस्टेंस कम है, जो पोल है पोल का डिस्टेंस कम है, तो जाहिर सी बात है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा रहेंगी और इक्वेटर पर डिस्टेंस ज़्यादा है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम रहेंगी। तो इसलिए हमारा ये आंसर हो जाता है। मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया, इंग्लिश के अंदर आपको पूरा आंसर परफेक्ट आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ सरफेस इंक्रीजेस। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होंगी जैसे ही आप अर्थ के ऊपर जाओगे, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होंगी। क्यों? तो इसका आंसर भी फॉर्मूले से डिराइव होगा। फॉर्मूले में आप देख सकते हो g और डिस्टेंस, r मतलब डिस्टेंस, रेडियस ऑफ द अर्थ एंड हाइट अबव द अर्थ इज नोन एज r, कैपिटल R प्लस h इज नोन एज स्मॉल r। तो इसके अंदर फॉर्मूला हमने यूज किया है g इज इक्वल टू स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M डिवाइड बाय आर स्क्वायर। जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो डिस्टेंस सेंटर से बढ़ेगा। जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मैंने आपको पहले ही कहा अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होंगी। तो यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से ये दोनों भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डिस्टेंस दोनों एक दूसरे को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी कम होंगी। क्वेश्चन भी वही है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाइल गोइंग इनसाइड द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस वाई। उसी तरीके से जब हम ऊपर जाएंगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होंगी। उसी तरीके से अगर हम जब नीचे जाएंगे अर्थ सरफेस के तब भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होंगी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब हम अर्थ सरफेस में नीचे उतरेंगे, सो व्हेन वी मूव इनसाइड द अर्थ सरफेस द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस अबव अस इज नॉट कंसिडर्ड। जब हम अर्थ सरफेस से नीचे उतरेंगे तो हमारे ऊपर जितना भी अर्थ का मास रहेगा वो मास कंसिडर्ड नहीं होगा। अगर मास कंसिडर्ड नहीं होगा तो अर्थ का वजन कम होगा। जब अर्थ का वजन कम होगा तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी कम होगी। देखो मास फॉर्मूले में ऊपर लिखा हुआ है, तो अगर मास की वैल्यू कम होगी तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी कम होगी। तो ओवरऑल आंसर ये आएगा कि अगर हम ज़मीन के नीचे जाते हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी। आंसर पॉइंट, मेन पॉइंट ये है कि जब हम ज़मीन के नीचे उतरेंगे तो हमारे ऊपर जो ज़मीन रहेंगी, हमारे ऊपर का जो अर्थ का सरफेस रहेगा वो अर्थ के सरफेस का वज़न काउंट नहीं होता। अगर वो वज़न काउंट नहीं होगा तो डेफिनेटली जो मास और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर वज़न कम होगा तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम हो जाएगा। उसके बाद का है, इफ अ बर्ड्स फेदर एंड अ स्टोन आर रिलीज फ्रॉम अ सेम हाइट एट द सेम टाइम द स्टोन रीचेज द ग्राउंड अर्लियर देन द बर्ड्स फेदर वाई। अगर कोई बर्ड का फेदर या कोई स्टोन दोनों को हम एक साथ में एक हाइट पर
एक टाइम पर रिलीज करते हैं तो सबसे पहले स्टोन जमीन पर पहुंचेगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ अपोजिशनल फोर्स एक्ट करेंगे। अब ये अपोजिशनल फोर्स कौन होते? तो ये दो किस्म के अपोजिशनल फोर्स होते हैं। एक होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल जो कि हमारा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेगा, और दूसरा होता है बॉयंट फोर्स। ये बॉयंट फोर्स, बॉयंट का मतलब होता है अपवर्ड फोर्स, ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा और बॉयंट फोर्स ऊपर रहेंगी, तो ये बॉयंट फोर्स एयर प्रोवाइड करेगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो उस पर दो फोर्स एक्ट करेंगे, एक रहेगा फ्रिक्शनल फोर्स और दूसरा रहेगा बॉयंट फोर्स ऑफ द एयर। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स और बॉयंट फोर्स होती है, इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो डिपेंड करता है जो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है उसके वजन के ऊपर, उसके शेप के ऊपर, उसकी डेंसिटी के ऊपर। तो डेफिनेटली जो फेदर का वजन है वो काफ़ी कम है, इसीलिए जो बॉयंट फोर्स ज़्यादा एक्ट करेंगी और इस वजह से वो हवा में ही रहेगा, वो जल्दी से नीचे नहीं गिरेगा। अगर आप स्टोन की बात लेंगे तो स्टोन को ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, बॉयंट फोर्स है, इतना अफेक्ट नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से स्टोन बहुत जल्दी नीचे गिर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट ऑफ द बॉडी इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेट और मास ये दोनों भी अलग अलग कंसेप्ट है। तो क्वेश्चन है वेट ऑफ द बॉडी इज डिफरेंट और डिफरेंट प्लैनेट। बहुत सिंपल आंसर है, वन लाइनर आंसर आपको मिल जाएगा इसमें। यह है कि वेट ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट डिपेंड करेगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी के ऊपर। तो द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लैनेट। जो स्मॉल जी की वैल्यू है डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए डिफरेंट है। तो अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ही डिफरेंट है डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली तो वेट की वैल्यू भी डिफरेंट हो जाएंगी। नेक्स्ट, फॉर स्टडिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज नेगेटिव। अगर कोई ऑब्जेक्ट का हमें मोशन स्टडी करना है और वो ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका हुआ है, तो वो टाइम पर हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को निगेटिव कंसीडर करना पड़ता। क्यों? वो इसलिए क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का काम होता है कोई भी ऑब्जेक्ट को नीचे लाना, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकेंगे तो जो काम हो रहा है वो काम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अपोज में हो रहा है, इसीलिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम निगेटिव कंसीडर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। मैंने आपको पहले ही कहा, जब हम अर्थ के नीचे उतरेंगे, अर्थ के सेंटर पर जाने की कोशिश करेंगे, तो जितना आप अर्थ के नीचे उतरोगे उतना आपके ऊपर का जो अर्थ का पोर्शन रहेगा उसका मास हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो आप जैसा जैसा अर्थ के नीचे उतरेंगे वैसा वैसा उसका मास कम होता चला जाएगा, और जब आप अर्थ के सेंटर में पहुंच जाओगे तो उसका मास, आपके ऊपर तो कोई मास रहेगा ही नहीं, इसीलिए अर्थ का जो मास रहेगा वो सेंटर पर जीरो हो जाता है। जब अर्थ का मास सेंटर पर जीरो हो जाता है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी जीरो हो जाएंगी फॉर्मूले के हिसाब से। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत जल्द हम दूसरा पार्ट भी अपलोड करेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय।